Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of December 2018 part C real analysis portion. So let us start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया लेट एस बी इनफाइनाइट सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. एस एक इनफाइनाइट सेट है, देन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम एस टू एन then S is countable. Second statement कह रहा है if there is an surjection from S to N then S is countable. Option third कह रहा है there is an injection from N to S then S is countable. And option last option कह रहा है if there is a surjection from N to S then S is countable. यानी सब में काउंटेबिलिटी की बात की गई है. फर्स्ट ऑप्शन इंजेक्शन यानी 1-1 पे बात कर रहा है, ऑप्शन सेकंड सर्जेक्शन यानी ऑन-टो पे बात कर रहा है, थर्ड स्टेटमेंट इंजेक्शन यानी 1-1 एंड लास्ट स्टेटमेंट ऑन-टू पे बात कर रहा है. सो 1-1 एंड ऑन-टू की डेफिनेशन काउंटेबिलिटी के टर्म्स में होती क्या है. अगर एफ ए टू बी कोई फंक्शन होगा देन एफ अगर 1-1 होगा तो 1-1 होने का मतलब होगा कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी. या कार्डिनलिटी सेट ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनके नंबर सम को कह रहे हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स सेट ए में प्रेजेंट है वो होंगी ए की कार्डिनलिटी. और एफ ए टू बी ऑन टू होगा यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी. सो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एफ एस टू एन 1-1 है देन कार्डिनलिटी ऑफ एस इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एन होगा. और हमें पता है एन की कार्डिनलिटी एन अगर नेचुरल नंबर से डिनोट है यहाँ, सो एन नेचुरल नंबर से डिनोट है देन एन की कार्डिनलिटी हमें पता है एन काउंटेबल होता है और एन की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है. सो अगर कोई दूसरा सेट जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से कम होगी देन वो होगा तो काउंटेबल ही, या तो उसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो या कुछ भी कम भी हो तो भी वो सेट तो काउंटेबल ही आएगा ना. दैट इज़ वाई एस काउंटेबल आ जाएगा. सो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा. ऑप्शन सेकंड कह रहा है अगर एस टू एन होगा सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब हुआ ऑन टू. सो ऑन टू का देन कार्डिनलिटी ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एन. सो अगर हम अज्यूम करें एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर से है तो रियल नंबर की कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर से ज़्यादा होगी. सो यहाँ इसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम आ जाएगी. दैट इज़ वाई ये तो अनकाउंटेबल हो जाएगा. सो अगर ये अनकाउंटेबल हुआ है बट यहाँ तो कह रहे हैं कि फिर भी एस काउंटेबल होगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है वो. तो यहाँ से अगर ये पॉसिबल नहीं है दैट इज़ वाई ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा है इफ़ देयर इज़ एन इंजेक्शन फ्रॉम एन टू एस यानी एन टू एस पे इंजेक्शन यानी 1-1 फंक्शन होगा. सो एन टू एस अगर 1-1 फंक्शन है देन कार्डिनलिटी ऑफ एन मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस देन अलिफ नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू एस. देन फिर से अगर एस को हम रियल नंबर से डिनोट कर दें इसकी कार्डिनलिटी ये अनकाउंटेबल हो जाएगी क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होगी. सो ये अनकाउंटेबल होगा. सो ये स्टेटमेंट भी डिस्कार्ड हो गया. सो ऑप्शन सी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कह रहा है इफ देयर इज एन सर्जेक्शन फ्रॉम एन टू एस देन एस इज काउंटेबल. सो अगर सर्जेक्शन लेंगे एन टू एस so cardinality of n must be greater than equals to cardinality of x. That is why alif naught is greater than equals to s. फिर से ये स्टेटमेंट आ गया जहाँ ये कह रहा है अलिफ नॉट कार्डिनलिटी ऑफ एस से ज़्यादा है. सो अलिफ नॉट तो हमारे पास काउंटेबल है, ये काउंटेबल को डिनोट कर रहा है. सो कोई भी सेट जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट से कम होगी वो सेट भी काउंटेबल ही होगा. दैट इज़ वाई एस भी काउंटेबल ही आएगा. सो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट आया. स्टेटमेंट लास्ट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया लेट पी एन डिनोट द nth प्राइम नंबर. पी एन nth प्राइम नंबर को डिनोट कर रहा है व्हेन वी इनमरेट द प्राइम नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो प्राइम नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के एक सेट पी एन क्रिएट किया गया है जहाँ हर पी एन nth ऑर्डर nth प्राइम नंबर को डिनोट करता है. फॉर एग्जाम्पल P1 यानी फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होगा, सेकेंड प्राइम नंबर 3 होगा, थर्ड प्राइम नंबर 5 होगा एंड सो ऑन चलता जाएगा. लेट ऐसे एक अदर सेट डिनोट किया गया है जहाँ जिसके एलिमेंट पी एन प्लस 1 माइनस पी एन से डिनोट किए गए वेन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट सुप्रीमम ऑफ एस की बात की गई, सेकेंड स्टेटमेंट में लिमिट सुपीरियर ऑफ एस की बात की गई, थर्ड स्टेटमेंट में इन्फीरियर ऑफ एस की बात की गई एंड लास्ट स्टेटमेंट लिमिट इन्फीरियर ऑफ एस की बात की गई. सो हर ऑप्शन में हमारे पास
एस की ही बात की, उस एस की सुप्रीमम, एस की इनफीमम, इसी की लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर। तो एस को निकालेंगे, एस है कैसा। एस से पहले हमें पी को देखना पड़ेगा। पी इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स दिया, सो पी इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, एक सेट हो जाएगा। सो इसमें एस हमें पी एन प्लस वन माइनस पी एन से डिनोट किया गया है, दैट इज वाई एस इक्वल्स टू 1। फर्स्ट एलिमेंट आएगा 3 माइनस 2, सेकेंड एलिमेंट आएगा 5 माइनस 3, थर्ड एलिमेंट आएगा 7 माइनस 5, फोर्थ एलिमेंट आएगा 11 माइनस 7, फिफ्थ एलिमेंट आएगा 13 माइनस 11, सिक्स्थ एलिमेंट आएगा 17 माइनस 13 एंड सो ऑन, एलिमेंट आएगा 19 माइनस 17 एंड सो ऑन करते जाएंगे। सो एलिमेंट आते जाएंगे, एस इक्वल्स टू 1 2 2 4 2 4 2 एंड सो ऑन। सो इसका इन्फीमम लेंगे। सो अब आगे जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी वैल्यू 1 से तो ग्रेटर ही होगी, क्योंकि इसके पास कोई भी इवन नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर सबसे छोटा और सिंगल इवन नंबर जो होता है हमारे पास प्राइम नंबर 2 होगा। इसके अलावा जो इवन नंबर होंगे वो प्राइम तो होगी नहीं। सो ऑड नंबर आएगा। सो ऑड नंबर के बाद दूसरा ऑड नंबर जब तक आएगा वो प्राइम होगा। सो एटलीस्ट 2 तो उनके बीच डिफरेंस होगा ही, दो ऑड नंबर्स के बीच का। सो एटलीस्ट 2 आएगा। सो अगर इस सेट की बात करें यहाँ तो इन्फीमम 1 ही हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट 1 से तो लेस आ नहीं सकता, और 1 इसके अलावा और 1 भी और कहीं नहीं आएगा, सिर्फ 1 यहीं आ रहा है। दैट इज़ वाई इन्फीमम ऑफ एस इक्वल्स टू 1 आ गया, और इन 1 हमारे पास फाइनाइट नंबर है। सो ऑप्शंस की अगर बात करें, ऑप्शन सी यही करें, इन्फीमम ऑफ एस इक्वल्स टू 1 एंड फाइनाइट, दैट इज़ वाई ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो हम ये डायरेक्ट रिजल्ट काम नहीं लेंगे। There exists consecutive prime such that difference between them is infinite। मतलब यहाँ इनफाइनाइट प्राइम्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कंटिन्यूस है, कंसेक्टिव है, और उनका बीच का डिफरेंस इनफाइनाइट है। सो अगर उनके बीच का डिफरेंस की अगर बात करें, यही एस सेट को डिनोट कर रहा है, देन एस में हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा जो इनफाइनाइट होगा। सो अगर सुप्रीमम की बात करें देन सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा। सो यहाँ से सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू इनफाइनाइट आने की वजह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी लिमिट सुपीरियर की बात करें, सो लिमिट सुपीरियर निकलता है। लिमिट सुपीरियर निकालने के लिए हमारे पास जो सेट एस है, सबसे पहले उसके सारे सुप्रीमम्स का सेट लेंगे और फिर सुप्रीमम के सेट में जो इन्फीमम आएगा उससे लेंगे। सो अगर सुपीरियर की बात करें, यहाँ से सुप्रीमम इनफाइनाइट है, सो इसका यहाँ पे इनफाइनाइट एंड टाइम तक आ जाएगा। सो इसके सुप्रीमम का सेट इनफाइनाइट 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 आ जाएगा। अब इस सेट की हम इन्फीमम निकालेंगे तो इस सेट का इन्फीमम भी हमारे पास इनफाइनाइट ही बनेगा। दैट इज़ वाई लिमिट सुपीरियर ऑफ एस एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट आ गया। सो ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। इसमें लिमिट इन्फीरियर की बात हो रही है, इसके लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेंगे। देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट ट्विन प्राइम्स। सो ट्विन प्राइम्स होते हैं, ट्विन प्राइम का मतलब टू कंसेक्टिव प्राइम के बीच का डिफरेंस 2 हो। सो ऐसे प्राइम ट्विन प्राइम होते हैं, जैसे 3 5 5 7 11 13 17 19 एंड आगे से हम चलते जाएंगे। तो यहाँ प्राइम नंबर्स की सेट में इनफाइनाइट प्राइम्स ऐसे होंगे जिनका डिफरेंस इनफाइनाइट कंसेक्टिव प्राइम्स ऐसे होंगे, मतलब वो प्राइम कंटिन्यूसली आएंगे। सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट कंसेक्टिव प्राइम सच दैट देयर डिफरेंस इज 2। सो अगर डिफरेंस 2 आएगा देन इस सेट में बार बार 2 रिपीट होगा। 2 रिपीट होगा तो इसका लिमिट इन्फीरियर अगर निकालेंगे, लिमिट इन्फीरियर होगा सारी इन्फीरियर्स के सेट का सुप्रीमम। सो इन्फीरियर का सेट आएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आएगा, देन इसका लिमिट इन्फीरियर। नेक्स्ट अगर 1 को हाइड कर देंगे, बाकी एलिमेंट को निकालेंगे, बाकी एलिमेंट में इन्फीमम ही आएगा 2, नेक्स्ट में 2 एंड सो ऑन। फिर अब इस सेट का अगर सुप्रीमम की बात करें, सुप्रीमम हमारे पास 2 आएगा। सो लिमिट इन्फीरियर आएगा यहाँ से 2, दैट इज़ वाई लिमिट इन्फीरियर 2 आने की वजह से ऑप्शन 2 आ गया। 2 आ गया देन 2 की वैल्यू यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट इज़ वाई यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट आया ए बी सी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया लेट ए बी ए इन्वर्टेबल रियल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये हमारे पास रियल इन्वर्टेबल एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और एफ आर एन क्रॉस आर एन टू आर पे एक मैपिंग डिफाइन है, जिससे एफ एक्स वाई के एलिमेंट को लिया गया ए एक्स वाई से, और एक्स वाई डिनोट करा इनर प्रोडक्ट को। सो ये एक्स वाई अगर इनर प्रोडक्ट को डिनोट करा है देन ये ए एक्स वाई भी इनर प्रोडक्ट को डिनोट करेगा, इनर प्रोडक्ट इन मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इनर प्रोडक्ट का हमें पता है वो कैसे लिखते हैं, हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है।
And df denote the derivative of f at xy. Which of the following linear transformation form Rn cross Rn to R? सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सारे स्टेटमेंट डीएफ पे बात करें, डीएफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स वाई लिया है। सो सबसे पहले निकालेंगे डीएफ क्या होगा और ये निकलेगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एफ की बात करनी है। एफ इनर प्रोडक्ट है ए एक्स एंड वाई का। सो अगर मैट्रिक्स में इनर प्रोडक्ट लिया जाता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। यहाँ ए एक्स वाई लिया, सो इसे वाई ए एक्स के होल ट्रांसपोज के रूप में लिख देंगे, देन इनर प्रोडक्ट का जाएगा ये, या फिर वाई ट्रांसपो ए एक्स इंटू वाई के ट्रांसपोज के रूप में लिख देंगे, देन वाई ट्रांसपोज ए एक्स आ जाएगा। सो अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे ए एक्स ट्रांसपोज को, ए एक्स के होल ट्रांसपोज को, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू वाई, और यहाँ से आ रहा है वाई ट्रांसपोज ए एक्स। और अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई की बात करें, सो जैकोबियन मैट्रिक्स से निकलता है। अगर एफ हमें एन वेरिएबल्स में एक फंक्शन दिया है और उसकी वैल्यू इस तरीके से एम वेरिएबल्स में आती है, इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स निकलती है। जैकोबियन मैट्रिक्स होती है इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में x1 x2 एंड xn के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फर्स्ट रो बना देंगे। सेकंड की बात करें, देन सेकंड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सेकंड रो बना देंगे, एंड सो ऑन थर्ड के रेस्पेक्ट में करके थर्ड रो बना देंगे, एंड सो ऑन यही काम चलता जाएगा। सो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। सो अगर यहाँ से बात करें, हमें एफ एक्स वाई में टू वेरिएबल्स में दिया हुआ है, टू वेरिएबल्स में दिया है, देन जो भी मैट्रिक्स बनेगी टू वेरिएबल्स में दिया हुआ, बट वेरिएबल हमारे पास यहाँ से x और y दो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में हमें a के कोऑर्डिनेट मिल रहा है, a की कोऑर्डिनेट मिल रहा है, देन वही आएगा। सो उसी कोऑर्डिनेट का फर्स्ट ऑफ ऑल हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन उसी कोऑर्डिनेट का हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हमने यहाँ इसमें लिया, यहाँ ये n में लिया, सो यहाँ से हमें सिर्फ ये एक में मिल रहा है, और यहाँ से हमें टू वेरिएबल्स है, सो टू वेरिएबल का वन वेरिएबल में मिल रहा है। सो यहाँ से वन मिलने की वजह से ये इसमें वन क्रॉस टू की मैट्रिक्स में सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, देन इससे एज्यूम करेंगे। सो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगी वैल्यू आई वाई ट्रांसपोज है, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन ए एक्स का होल ट्रांसपोज आ जाएगा। इससे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो हमारे पास वन क्रॉस टू की मैट्रिक्स बन जाएगी। ए हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ये इन्वर्टेबल लिए दैट इज ए डजंट इक्वल्स टू जीरो। सो ए तो जीरो होगी नहीं इन्वर्टेबल लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एक्स डजंट इक्वल्स टू जीरो। सो अगर एक्स डजंट इक्वल्स टू जीरो आएगा, देन यहाँ से एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डजंट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। सो ये टर्म नॉन जीरो आएगी। सो अगर ये टर्म नॉन जीरो है, देन अगर वाई जीरो भी है, देन यहाँ से डी एफ एक्स वाई डजंट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा ये वैल्यू, क्योंकि ये टर्म हमारे पास नॉन जीरो आएगी। सो दैट इज वाई यहाँ से ही नॉन जीरो आ जाएगा। सो ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वाई डजंट इक्वल्स टू जीरो। सो अगर वाई डजंट इक्वल्स टू जीरो है, देन ये टर्म डजंट इक्वल्स टू जीरो आएगी। सो ये डजंट इक्वल्स टू जीरो आएगी, चाहे ये जीरो आ जाए, देन ये डजंट इक्वल्स टू जीरो है ना, तो ओवरऑल तो मैट्रिक्स जीरो हुई नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया, जो कह रहा है डजंट इक्वल्स टू जीरो। ऑप्शन सी कह रहा है एक्स और वाई दोनों ही नॉन जीरो है भाई। सो अगर दोनों ही नॉन जीरो है, देन डी एफ एक्स वाई, डी एफ एक्स वाई में एक्स और वाई दोनों ही नॉन जीरो, ए हमारे पास पहले से नॉन जीरो है, सो नॉन जीरो ही आएगा, नॉन जीरो आएगा। देन यहाँ से यही ऑप्शन सी कह रहा है, सो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। सो ए बी सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है एक्स इक्वल्स टू जीरो या वाई इक्वल्स टू जीरो होने पे डी एफ एक्स वाई जीरो आ रहा है। तो हमने ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में यही तो प्रूफ किया है, चाहे एक्स जीरो हो चाहे वाई जीरो हो, अगर एक भी नॉन जीरो है, देन डी एफ एक्स वाई नॉन जीरो आएगा। सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है इक्वल्स टू जीरो आएगा। सो यहाँ से ए बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हमें एफ आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर में एक फंक्शन डिफाइन किया गया, साथ ही दिया गया एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 12y एंड x प्लस वाई। लेट एस इक्वल्स टू एस एक्स वाई का एक सेट दिया हुआ है, एक्स वाई टू टपल्स का सेट है जो आर स्क्वायर से बिलोंग्स करे, एंड एफ लोकली इन्वर्टेबल होगा उस पर। सो अगर हम एक ऐसा सेट निकालें जिसपे एफ इन्वर्टेबल ना हो, उसको अगर आर स्क्वायर से हटा दें, तो बचा हुआ सेट तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। सो एफ इस तरीके से दिया है, तो सबसे पहले हम डी एफ निकालेंगे, जहाँ से एफ की इन्वर्टिबिलिटी की बात होगी। इन्वर्टिबिलिटी के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए जैकोबियन मैट्रिक्स काम मिलेंगे। सो मैट्रिक्स हमें 2x2 में दी हुई है, सो टू वेरिएबल्स है,
रिटर्न में भी हमें 2x2 वेरिएबल में मिल रही है, सो ये आ जाएगा। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पहले x1 x2 xn के x1 और x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट्स का x1 x2 के रिस्पेक्ट में करके जैकोबियन मैट्रिक्स निकालेंगे। हमें f ये दी हुई है। सो सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट का इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड y के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन फर्स्ट रो मिल जाएगी। सो फर्स्ट रो मिल गई ये। सिमिलरली इसका x के रेस्पेक्ट में करके और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालेंगे, देन सेकंड रो मिल जाएगी ये मैट्रिक्स आ गई। स्टेटमेंट कह रहा है s जहाँ लोकली इन्वर्टेबल होगा उसमें वो x y आएंगे। सो जहाँ ये लोकली इन्वर्टेबल नहीं है पहले वो पॉइंट्स निकालिए। सो ये लोकली इन्वर्टेबल कहाँ नहीं है, जहाँ इसका डिटर्मिनेंट जीरो, जहाँ इसका डिटर्मिनेंट जीरो, सो उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं दिस क्रॉस माइनस दिस। सो यहाँ से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, सिंप्लीफाई हो गई ये 3x² + 3y² - 6xy - 3 = 0। सो सिंप्लीफाई करने पर 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया और वैल्यू सिंप्लीफाई होकर आ गई x - y का होल स्क्वायर = 1। देन s की वैल्यू आ जाएगी, देन s = xy होल स्क्वायर और वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके लिए x - y का होल स्क्वायर डजंट इक्वल टू 1। इसमें वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे क्योंकि इन पॉइंट्स पे तो इन्वर्टेबल नहीं है मैट्रिक्स, और इन पॉइंट्स को अगर निकाल दें तो बाकी सारे पॉइंट्स पे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, दैट इज़ वाई इन पॉइंट्स को निकाल देंगे। सो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल आ जाएगी। सो अगर इस सेट को लें सो s = आ जाएगा r² - x - y होल स्क्वायर = 1। सो अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन नहीं कह रहा है, इसमें से सिर्फ 0 0 निकालना होगा। सो अगर पॉइंट 21 की बात करें, 21 के लिए x - y का होल स्क्वायर = 1 आता है, 2 - 1 = 1, 1 का स्क्वायर = 1, दैट इज़ वाई ये पॉइंट भी हटेगा इसमें से। ऐसे ही बहुत से 1 - 2 1 2 भी घटेगा, 1 2 भी हट जाएगा, -1 - 2 भी हट जाएगा, या बहुत सारी स्टेप से पॉइंट्स हट जाएंगे, दैट इज़ वाई ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है r² में से सिर्फ 0 0 घटा दो और s आ जाएगा। सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी की, ऑप्शन डी की अगर बात करें, ऑप्शन डी कह रहा है r² - s। सो अगर r² - s की बात करें, r² - s बनेगा x - y का होल स्क्वायर = 1। सो इस इक्वेशन को देखें, x और y r से बिलोंग्स करेंगे और इस इक्वेशन के लिए x और y r से बिलोंग्स करेंगे। r की कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल होगी क्योंकि r की कार्डिनलिटी c होगी और c अनकाउंटेबिलिटी को डिनोट करता है, कंटिन्यूम। सो यहाँ से x y, यहाँ से इनफाइनाइट s, इनके लिए अनकाउंटेबल चॉइसेस होगी क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमें एक ऐसा y ज़रूर मिल जाए, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी x - y = +1 और x - y = -1। सो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिली और ये दोनों इक्वेशन लाइन को डिनोट कर रही है। सो यहाँ से लाइन की इक्वेशन को डिनोट करिए। सो लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे, दैट इज़ वाई इसकी कार्डिनलिटी तो अनकाउंटेबल होगी, बट ऑप्शन डी कह रहा है काउंटेबल होगी, दैट इज़ वाई ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है काउंटेबल होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, देन यहाँ से ये इक्विलिटी का साइन क्लोज सेट को डिनोट कर रहा है, दैट इज़ वाई r² - s टू क्लोज हो जाएगा। अगर r² - s क्लोज है देन s का कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, s का कॉम्प्लीमेंट अगर क्लोज है देन s ओपन सेट होगा। सो s ओपन हो गया, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी जो कह रहा है s ओपन होगा। और अगर s नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी कह रहा है s इज डेंस इन r²। सो अगर s के क्लोजर की बात करें, क्लोजर ऑफ s = r² आएगा और किसी भी सेट का क्लोजर पूरा r² आ रहा है, यानी पूरा डोमेन आ रहा है, दैट इज़ वाई वो सेट हमारे पास डेंस हो जाएगा। सो यहाँ से s इज डेंस इन r²। क्लोजर होता है लिमिट पॉइंट्स का सेट, सो यहाँ से लिमिट पॉइंट का सेट, यहाँ से पूरा r² आ रहा है, तो s इज डेंस इन r²। सो यहाँ से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो गए, रेस्ट ए एंड डी आर डिस्कार्डेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमें लिया f be a real valued continuously differentiable function of 0 1 set g equals to f dash plus iota f where I² equals to -r and f dash is a set of derivative of f and ab belongs to 0 to 1। a b दो 0 to 1 के बीच में दो पॉइंट्स बिलोंग्स करें, भी टू कंसेक्टिव जीरोज ऑफ f, जो f के कंसेक्टिव जीरोज हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी ट्रू। या तो हम इसके लिए काउंटर एग्जांपल एज्यूम करें जिसके लिए ए बी दो कंसेक्टिव जीरोज 0 to 1 के बीच में ऐसे बिलोंग्स कर जाए, या फिर इसे प्रोसेस से अगर सॉल्व करना चाहें तो
देन अगर एक फंक्शन अज्यूम करें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, क्योंकि ए और बी हमें तो कंसेप्टिव जीरोस दिए हुए हैं, देन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अज्यूम कर लिया, देन एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी. दैट इज वाई जी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस आयटा एफ एक्स. सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी ये. सो जी ए की वैल्यू निकालेंगे, जी ए इक्वल्स टू एफ डैश ए प्लस आयटा एफ ए. एफ ए यहाँ ए जीरो दिया है तो ए जीरो है, देन एफ ए की वैल्यू जीरो आएगी हमारे पास. सो एफ ए की वैल्यू अगर जीरो आएगी देन जी ए की वैल्यू आ जाएगी एफ डैश ए. एफ डैश ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए माइनस बी एट ए. सिमिलरली जी बी की वैल्यू आ जाएगी एफ डैश बी. एफ डैश बी की वैल्यू आएगी बी माइनस ए. सो जी ए इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड जी बी इक्वल्स टू बी माइनस ए. सो जी ए अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, सो जी ए अगर ग्रेटर देन हुआ देन एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ ए की वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि एफ ए एफ का एक जीरो है, दैट इज एफ ए की वैल्यू जीरो है. देन एफ डैश ए आ जाएगा, सो एफ डैश ए ग्रेटर देन जीरो आएगा. और हमें पता है किसी भी फंक्शन के लिए अगर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो आती है एट एनी पॉइंट देन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन. सो इस केस में एफ इंक्रीजिंग आ जाएगा, और एफ इंक्रीजिंग आएगा देन इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे आएगा, यानी लोअर हाफ से अपर हाफ पे जाएगा ऐसा फंक्शन. तो इंक्रीजिंग होगा. तो ऑप्शन ए की अगर बात करें, ऑप्शन ए का है जी ए ग्रेटर देन जीरो देन जी क्रॉसेस द लाइन फ्रॉम अपर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन, यानी ऐसे क्रॉस कर रहा है. सो ये तो डिक्रीजिंग को दिखा रहा है भाई. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन बी की अगर बात करें, ऑप्शन बी कह रहा है जी ए greater than zero then g crosses the line from lower half plane to upper half plane. so यहाँ से ऐसे डिनोट करें, इंक्रीजिंग तो को दिखा रहा है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है इफ जी ए जी बी डजंट इक्वल्स टू जीरो देन जी ए एंड जी बी हैव सेम साइन. और ऑप्शन डी का जी ए जी बी हैज अपोजिट साइन. सो अगर एक फंक्शन अज्यूम करें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस हाफ एंड एफ एक्स माइनस हाफ एंड एक्स माइनस 1/4. यहाँ दोनों जीरोस 0 to 1 के बीच में बिलोंग्स कर रहे हैं. सो कंडीशन फुलफिल हो गई. सो जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस हाफ प्लस 1/4, सो इक्वल्स टू 2x माइनस 3/4. सो जी ए जी बी जी ए इक्वल्स टू 1/2 इन जी बी इक्वल्स टू 1/4 है, देन जी ए 1/2 इन जी 1/4 इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/4. तो ये वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, बट दोनों की साइन अपोजिट है. जी ए जी बी हैज़ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है. देन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, जो कह रहा है अपोजिट साइन. ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है सेम साइन. सो ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया एफ 1/2 to 2 डोमेन लिया टू आर पी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन है. साथ ही लिया जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ 1/x. x बिलोंग्स टू 1/2. कंसिडर पार्टीशन p ऑफ 1/2. पार्टीशन p और 1 और 2 के बीच में लिया. देन यूपीएफ एंड यूपीजी एंड एलपीजी डिनोट द अपर रिमांड सम एंड लोअर रिमांड सम ऑफ जी. देन फॉर सुटेबल एफ वी कैन हैव एफ जी एंड एलपीजी. वी कैन हैव फॉर सुटेबल में किसी भी काउंटर एग्जाम्पल के लिए यूपीजी इक्वल्स टू एलपीजी आ जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है फॉर सुटेबल चॉइस यूपीजी डजंट इक्वल्स टू एफवीजी. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है यूपीजी इज ग्रेटर इक्वल्स टू एलपीजी फॉर ऑल चॉइसेस. एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है यूपीजी इज लेस देन इक्वल्स टू एफपीजी फॉर ऑल चॉइसेस. सो अगर एफ ए बी टू आर कोई फंक्शन लिया देन उसके लिए यूपीएफ की वैल्यू आएगी सम ऑफ एफ एक्स स्टार एंड एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई. सो वेयर एफ एक्स स्टार सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, यानी सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इंटू एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई. पी पार्टीशन है ए से बी के बीच में लिया हुआ x0 x1 इन सोन का. और LPG आता है इनफीमम ऑफ एफ एक्स और एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए देन यूपीजी आएगा एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई. सो एक्स आई प्लस 1 यहाँ से एक्स आई यहाँ से ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स आई प्लस 1 इसे डिनोट कर रहा है, एक्स आई इसे डिनोट कर रहा है. सो यहाँ से इनका डिफरेंस. और सुप्रीमम, सो यहाँ से अगर सुप्रीमम की बात करें एक पॉइंट ये बन रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये बन रहा है, यहाँ इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट है. सो यहाँ से सुप्रीमम ये आएगा हमारे पास. तो सुप्रीमम ये आएगा देन इसका और इसका प्रोडक्ट आएगा इस रेक्टेंगल का. सो ये रेक्टेंगल आ जाएगा, इसका एरिया निकालना है. इन द सिमिलर मैनर नेक्स्ट अगर ब्लॉक के लिए देखेंगे तो यहाँ से एक्स आई प्लस 1 ये आएगा और एक्स आई ये आएगा. सो यहाँ से यहाँ से लेंथ ये आ गई. और हाइट की अगर बात करें सुप्रीमम पॉइंट ये आएगा, सो इसका एरिया आ जाएगा. इन द सिमिलर मैनर नेक्स्ट ब्लॉक के लिए अगर देखें देन यहाँ से लेंथ ये आएगी और हाइट आ जाएगी हमारे पास ये
क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ही आएगा, दैट इज़ इसका एरिया एंड सो ऑन चलते जाएंगे। सो ये तो हमारे पास यूपीजी को डिनोट कर लिया ये सारा। और अगर एलपीजी की एलपीएफ की बात करें, एलपीएफ आएगा इसका इन्फीमम। सो इन्फीमम पॉइंट अगर इसके लिए देखें देन इन्फीमम पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट इन्फीमम आएगा। सो ये पॉइंट अगर इन्फीमम इसके लिए हाइट ही हो गई, सो हाइट ही हो गई, इसका एरिया निकालना। इन द सिमिलर मैंने अगर नेक्स्ट कॉलम में देखें देन यहाँ से इसके लिए इन्फीमम आएगा ये पॉइंट। सो अगर इसके लिए अगर निकालना हो जाए इसके लिए इसका एरिया निकालेंगे। सो एंड सो ऑन, इस टाइप से एरिया निकालते जाएंगे। तो अगर देखा हमने यहाँ से यूपीजी आ रहा है बट एलपीजी आ रहा है। सो यूपीएफ इज़ ग्रेटर दैन एलपीएफ आ गया। सो यूपीएफ इज़ ग्रेटर दैन एलपीएफ, यानी यूपीजी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एलपीजी फॉर ऑल चॉइसेस। सो अगर ऑप्शन से देखें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कह रहा है ऑप्शन यूपीजी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एलपीजी फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ एक्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी का यूपीजी इज़ लेस दैन इक्वल टू एलपीजी फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ, सो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। सो अगर इनमें काउंटर एग्जाम्पल की बात करें, सो ये दोनों कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं। सो काउंटर एग्जाम्पल की अगर बात करें, लेट अस टेक एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। सो इसके लिए जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स दिया हुआ एफ एक्स प्लस एफ 1/x। सो एफ एक्स प्लस एफ 1/x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। सो यहाँ से एफ 1/x प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, सिमिलर एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। सो यू पी जी इक्वल टू एल पी जी, देन ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल लेना था जो हमने ले लिया। देन ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। सो अगर लास्ट ऑप्शन भी में देखें तो फॉर ए सुटेबल चॉइस हमें एक सुटेबल काउंटर एग्जाम्पल लेना है, जिसके लिए यूपीजी डजंट इक्वल्स टू एलपीजी आएगा। सो यूपीजी डजंट इक्वल्स टू एलपीजी, देन एफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 1/2 टू 2 के बीच में डिफाइन है, देन जी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स प्लस 1/x, ये भी 1/2 टू 2 के बीच में आएगी। सो एक पार्टीशन ले लेंगे पी 3/2 एंड 2, सबसे छोटा पार्टीशन ये होगा। तो इसके लिए अगर पार्टीशन के लिए निकालेंगे देन वैल्यू हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स के लिए बनेगा हमारे पास ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ बनेगा जो लाइन एकदम 45 डिग्री के एंगल से जाएगी। और 1/x के लिए देखेंगे देन ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ होगा। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। और इसके लिए अगर एलपीजी और यूपीजी की वैल्यू निकालेंगे, सो एलपीजी की वैल्यू यहाँ से अगर देखेंगे देन एलपीजी की वैल्यू हमारे पास कुछ इस टाइप से निकल जाएगी, और यूपीजी की और एलपीजी की उससे छोटे एंगल पे निकल जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकेंगे एलपीजी डजंट इक्वल्स टू यूपीजी आएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सो ऑप्शन बी, हमें सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल निकाला। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए पहले करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। सो ए बी सी एंड आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स, हमें फंक्शन लिया ये, और जी एन एक्स हमें फंक्शन लिया ये ऑन द ओपन इंटरवल 0 to 1। कंसीडर द स्टेटमेंट द सीक्वेंस एफ एन एक्स कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन 0 to 1 एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है जी एन एक्स इक्वल टू कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन 0 to 1। देन बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑप्शंस में ये लिया है। सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम एम एन टेस्ट काम में लेंगे। एम एन टेस्ट कहता है एफ एन एक्स कन्वर्स पॉइंट वाइज, कोई फंक्शन अगर कन्वर्स पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है, सम ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज अगर कन्वर्स करें देन उसके लिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करेंगे। अगर पॉइंट वाइज ही कन्वर्स नहीं करे देन आगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने की जरूरत नहीं, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं करेगी, यूनिफॉर्म कन्वर्स नहीं करेगा। सो अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है एफ एक्स पे किसी सेट एस में, देन उसके लिए सुप्रीमम निकालेंगे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एस। उस सेट का सुप्रीमम अगर निकालेंगे देन अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे सुप्रीमम की वैल्यू 0 आती है देन एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्स करता है एफ एक्स पे। सो अगर जी एन एक्स की बात करें, पहले जी एन एक्स हमें ये सेट लिया, सो इसके लिए अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात करें, सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स बाई टू एन एक्स प्लस 1 एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 की वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगी हर केस में, क्योंकि एक्स तो हमें नॉन ज़ीरो लिया है। सो अगर एक्स नॉन ज़ीरो लिया, एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में कुछ भी होगी। सो एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में नॉन ज़ीरो, यहाँ कोई वैल्यू आ जाएगी। सो अगर लोअर में एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे देन ए बाई इन्फिनिटी आएगी। तो ए बाई इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। सो जी एन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 आ गई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। सो ये पॉइंट वाइज कन्वर्स तो कर गया। अब इसके लिए सुप्रीमम निकालेंगे, सुप्रीमम जी एन एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू 0 है। सो यहाँ से वैल्यू 0 रख देंगे, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा। सो 0 आएगा देन इसका सुप्रीमम निकालेंगे एक्स बाई टू एन एक्स प्लस 1। सो किसी भी वैल्यू के लिए अगर सुप्रीमम निकाला जाता है किसी भी ए बाई बी क्वान्टिटी के लिए,
सो बी की वैल्यू जितनी कम करते जाएंगे उतनी ही इस डिजिट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो अगर बी की वैल्यू कम करते चले, यानी यहाँ ये जो एक्स ऊपर लिया सबसे पहले हम उसे एक्स वन नीचे डिवाइड कर देंगे, देन वैल्यू आ जाएगी 1/2n + 1/x। सो अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू डिनोमिनेटर में जितनी कम होती जाएगी उतनी ही इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू हमारे पास बढ़ती जाएगी। सो इस क्वांटिटी की वैल्यू कम करेंगे। सो अगर x की वैल्यू ज़्यादा होगी, x इज़ मोर ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास उतनी ही 1/x की वैल्यू कम होती जाएगी। सो x की वैल्यू डोमेन 0 to 1 की अगर बात करें, देन एट 1 पे x की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो सकती है। सो x का सुप्रीमम हमारे पास 1 आ गया। सो अगर x का सुप्रीमम 1 है, देन 1/x की वैल्यू लोवेस्ट आएगी। सो लोवेस्ट वैल्यू आएगी 1। सो 1/x की लोवेस्ट वैल्यू 1 आ गई। सो यहाँ से इसका सुप्रीमम आ जाएगा 1/2n + 2n+1, क्योंकि x का सुप्रीमम हमारे पास 1 है। सो 1/x का इन्फीमम आ जाएगा हमारे पास 1। सो 1/x का इन्फीमम अगर 1 है, सो इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी इस पूरी डिजिट की। सो 1/2n+1 आ जाएगा। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो 0 आने का मतलब है यहाँ से ही यूनिफॉर्म कन्वर्स कर रहा है टू 0। सो ऑप्शन ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज़ वाई यहाँ से फर्स्ट ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी सिंप्लीफाई हो रहा है। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करना होगा। सो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, एफ एन एक्स की कन्वर्स की बात की, सबसे पहले इसके लिए पॉइंट वाइज कन्वर्स देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू लेंगे इस क्वांटिटी। सिंस x की वैल्यू नॉन जीरो, सो x की कोई भी एक नॉन जीरो 0 to 1 के बीच में क्वांटिटी आएगी। सो इसकी वैल्यू अगर मानते हैं n आई है, सो 2na + 1 में सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/2na + 1। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई हो जाएगी 1/∞। सो 1/∞ = 0। सो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू 0 आ गई। सो ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्स कर रहा है। अब इस पर एम एन टेस्ट लगेंगे। एम एन टेस्ट कहता है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू आएगी, एफ एक्स की वैल्यू 0। सो एफ एन एक्स का सुप्रीमम निकालेंगे। सो इस क्वांटिटी का सुप्रीमम निकालेंगे। इस क्वांटिटी का सुप्रीमम 1/डिनोमिनेटर कुछ है। सो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही 1/ इस क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो इसकी वैल्यू कम करने के लिए हमें इसकी वैल्यू कम करनी होगी। इसकी वैल्यू कम कहाँ होगी? सो अगर x की बात करें, सो x की वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू कहाँ आएगी? 0 to 1 की अगर बात करें, देन x की वैल्यू हमारे पास 0 पे लोवेस्ट है। सो यहाँ से x की वैल्यू जब 0 होगी, देन 2n(x) की वैल्यू लोवेस्ट आ रही है। सो यहाँ से x = 0 पे है। सो यहाँ से सुप्रीमम अगर आएगा, देन इसकी वैल्यू लोवेस्ट आएगी नीचे वाली टर्म की, डिनोमिनेटर की लोवेस्ट वैल्यू x = 0 पे आ रही है। सो x = 0 हो जाएगा, देन ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई हो जाएगी 1 में, क्योंकि ये टर्म 0 में चली जाएगी पूरी। सो वैल्यू आ जाएगी 1। सो सुप्रीमम आ जाएगा 1 आने की वजह से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सुप्रीमम की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो नॉन जीरो है। बट हमें 0 क्वांटिटी लानी है, तभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। सो एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं कर रहा, एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं कर रहा, देन फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होने की वजह से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, जो कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। सो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया लेट यू एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। ये दो कंडीशन है जिन्हें यू एन सेटिस्फाई कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट नेसेसरी ट्रू होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट का यू एन कन्वर्स कर रहा है इन आर। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एन की वैल्यू जब 30 से ज़्यादा या उसके बराबर, देन यू एन कन्वर्स कर रहा है 0 पे। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है यू एन मीन्स ग्रेटर इक्वल टू 13, यू एन कन्वर्स टू अ नॉन जीरो रियल नंबर। एंड लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है un-1 is less than un/2 for all choices, then un is negative real number. So अगर स्टेटमेंट्स की बात करें, सबसे पहले हमें काउंटर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर un इक्वल्स टू एक मॉक्स सीरीज ले लिया -1/4 रेज़ टू द पावर n। सो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है। सो इन दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल कर रही है, देन सम ऑफ un ये ज्योमेट्रिक प्रोपोजिशन है। ज्योमेट्रिक प्रोपोजिशन के लिए हमें पता है अगर इसका r की वैल्यू लेस देन बिटवीन 0 to 1 होगी, देन इसके लिए सम ऑफ सीरीज आ जाएगी a/1 - r। सो 1 - r, यहाँ r की वैल्यू -1/4 है। सो a/1 - r की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी, r = -1/4।
और इक्वल्स टू -1/4। सो यहाँ से a/1 - r की वैल्यू आएगी, जिसे सिंप्लीफाई करने पर सम ऑफ सीरीज -1/5 आ गई। -1/5 आ गई तो un कन्वर्स करिए -1/5 पे, un -1/5 पे अगर कन्वर्स करिए सो स्टेटमेंट्स की बात करें डजंट कन्वर्स इन आर, सो हमारे पास un कन्वर्स करिए -1/5 पे, सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है un ग्रेटर इक्वल्स टू 13 कन्वर्स टू 0। सो यहाँ 13 के लिए बात की हमने, पूरा n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट किया, तो हम ऑप्शन बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन सी भी n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 13 की बात कर, और ऑप्शन डी कह रहा है un कन्वर्स टू अ नेगेटिव रियल नंबर। सो यहाँ से un नेगेटिव रियल नंबर पे ही कन्वर्स कर रहा है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी और सी को चेक करेंगे। बी और सी को चेक करते हैं, देन n इक्वल्स टू 13 के लिए इसका सम निकालेंगे, देन ए आर की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 है, देन a 1 - r रेज़ टू द पावर n ओवर r 1 - r। सो यहाँ फॉर्मूला में अगर वैल्यू रखेंगे देन वैल्यू आएगी ये, इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी ये क्वांटिटी अगर देखें। अब n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 13 के लिए अगर वैल्यू निकालनी है सम की, सो सम ऑफ un n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट माइनस सम ऑफ n इक्वल्स टू 13 to इनफाइनाइट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सिंप्लीफाई होगी ये जो वैल्यू है, आगे सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी 1/5 इंटू 4/12, 4 रेज़ टू द पावर 12। ये डजंट इक्वल्स टू 0 क्वांटिटी है, सो ऑप्शन बी तो कह रहे हैं इक्वल्स टू 0 पे कन्वर्स करिए, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और ऑप्शन सी कह रहे हैं कन्वर्स टू अ नॉन जीरो रियल नंबर, सो नॉन जीरो रियल नंबर पे ही कन्वर्स कर रहा है, सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, सपोज दैट fn(x) is a sequence of continuous real valued function on 0 to 1 satisfy the following। ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, fn(x) इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस और द सीक्वेंस fn(x) कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू 0। सो gn(x) सीक्वेंस, ये gn(x) सीक्वेंस है, सम ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n - 1 रेज़ टू द पावर k fn(x), देन gn(x) इज कोशी विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम नॉर्म। ऑप्शन बी कह रहा है gn(x) इज कोशी कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सॉरी। ऑप्शन सी कह रहा है नीड नॉट टू कन्वर्स पॉइंट वाइज, और ऑप्शन डी कह रहा है देयर एग्जिस्ट m इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 सच दैट gn(x) लेस देन इक्वल्स टू m फॉर एवरी n बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। देन gn(x) हमें फ्रीक्वेंसी है बाई वाई स्टार्स mn टेस्ट। वाई स्टार्स m टेस्ट की अगर बात करें, लेट डी कंटेन इन r सम ऑफ fn(x) सीरीज of function of on d to r in mn be a sequence of positive real numbers such that for every x belongs to d fn(x) is less than equals to mn for every n belongs to n, then if sum of mn कन्वर्स, यानी fn(x) हमें एक सीरीज दी गई है, सो अगर इसको fn(x) लेस देन इक्वल्स टू mn में डिनोट कर दे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, देन सम ऑफ mn कन्वर्स इज देन सम ऑफ fn(x) यूनिफॉर्म। अगर सम ऑफ mn अगर इसे इस तरीके से अगर डिनोट कर दें, देन अगर ये mn कन्वर्स करेगी देन सम ऑफ fn(x) हमारे पास कन्वर्स करेगी यूनिफॉर्मली भी और एब्सोल्युटली भी डी पे। सो अगर इस फंक्शन ऑफ इसके लिए अगर बात करें देन इसे हम डिनोट कर सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू fn(x) के लिए, सो लेस देन इक्वल्स टू fn(x) इसे हम डिनोट कर सकते हैं। इसमें fn(x) की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, इसके एक एक टर्म्स की अगर बात करेंगे देन यहाँ से fn(x) हम इससे डिनोट कर दिया, इससे अगर डिनोट कर दिया, सो fn(x) की हमें खासियत यहाँ दी हुई है, fn(x) इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस और कन्वर्स कर रहा है 0 पे। सो अगर लेबनिज टेस्ट यहाँ लगाते हैं, सो लेबनिज टेस्ट भी यही कहता है, अगर an कन्वर्स कर रहा हो, an 0 पे कन्वर्स कर रहा हो साथ ही डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो यहाँ से ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और कन्वर्स कर रहा है 0 पे, दैट इज़ वाई ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई। ये अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ रही है देन बाई mn टेस्ट हमारे बाई वाई स्टार mn टेस्ट, वाई स्टार m टेस्ट से ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गया। अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्स तो यहाँ से ये यूनिफॉर्म कन्वर्स करेगी बाई वाई स्टार m टेस्ट से, तो वाई स्टार सेम टेस्ट से यहाँ से ये gn(x) कन्वर्स करी, सो gn(x) कन्वर्स करिए देन ऑप्शन भी करेक्ट आ गया जो कह रहा है gn(x) इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। और अगर gn यूनिफॉर्म कन्वर्स करिए देन gn पॉइंट वाइज तो कन्वर्स करेगी ही, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्स करती है देन वो पॉइंट वाइज डेफिनेटली कन्वर्स कर रही है, बट ऑप्शन सी कह रहा है नीड नॉट टू कन्वर्स पॉइंट वाइज, इट इज ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है अ सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन fn(x) इज सेड टू बी यूनिफॉर्म बाउंडेड an interval
I, if there exists a positive real number k such that for every x belongs to I, fn x is less than k for every n belongs to n. यहाँ यूनिफॉर्म बाउंडेड की डेफिनेशन ली है. सो एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोशी एंड बाउंडेड. सो अगर हर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी और बाउंडेड होगी देन जी एन एक्स हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूफ कर लिया. देन ये भी हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होगी, बाउंडेड यूनिफॉर्म बाउंडेड सीक्वेंस होगी. सो अगर यूनिफॉर्म बाउंडेड है देन देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0 सच दैट जी एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू m. मॉड ऑफ जी एन एक्स लेस देन इक्वल्स टू m. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जो कह रहा है देयर एग्जिस्ट m इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जी एन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू m फॉर एवरी n ग्रेटर देन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी हमने पहले ही करेक्ट कर दिया था और ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया. लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए के लिए अगर देखें देन जी एन एक्स इज कन्वर्जेंट. अगर जी एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है देन हमारे पास ये डायरेक्ट रिजल्ट है जी एन एक्स इज कोशी विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम नॉर्म. सो ये डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेते हैं. यहाँ से ऑप्शन ए हम करेक्ट कर सकते हैं इजीली. सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शंस. सो आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर 2018 में पूरे पार्ट सी के रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. थैंक यू.